हैरानी की बात है, जो बीजेपी वाले कहते हैं वही इंजीनियर रशीद साहब बोलते हैं। कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो अभी जेलों में, उनको क्यों नहीं किसी ने छोड़ा? लेकिन एक वाहिद आदमी है जो अचानक कि लोगों ने उन्हें वोट दिया है, 2 लाख वोट से वो जीते हैं। दैट मीन्स कामयाब वो हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका वोट बच्चे और माँ बाहर निकल के कहती है आप वोट डाल के मेरे वालिद साहब को छोड़ दीजिए। इमोशंस जाग जाते के ही 2 कैंडिडेट उठे हैं, वही और आपस में खेलें और फिर एक जीत जाए और ये सारा ही अपने ही घर में। ये वही आदमी है जो बीजेपी के गुण गाता था जब तक बीजेपी का उसको ये था। एलजी साहब तो जनाब उसके सारे फेवरेट थे, हर कोई चीज़ वो बीजेपी से उठते बीजेपी करता था, शाम को बीजेपी। अचानक वो मुसलमान। तनवीर सादिक भी तब प्रॉक्सी थे जब वो पिछली दफ़ा इंडिपेंडेंट उठे थे। 30 साल का लड़का शायद जज्बातों में आकर कुछ वो क्या वो जज्बातों में शायद तब इमेच्योर था। बताए जुनैद मुत्तू कि वो इमेच्योर है। मैं मान हम जड़ीबल पहुंचे हैं जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर सादिक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला हैं और इसके साथ साथ जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट भी हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आम लोग जो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं ख़ासकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं एक कैंडिडेट से, जबकि गवर्नर कहते हैं कि उनके यहाँ पर डेनवर में जम्मू कश्मीर ने एक तामीर तरक्की का एक नया बाब खोला है और हालिया उनका स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ये पता करवा सकते हैं कि यहाँ पर तामीर तरक्की हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिज़ाइन कर देंगे। सीक्रेट बैलेट क्यों? अभी तो इलेक्शन होने वाला है। अभी आपको 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट आएगा। उसी दिन उसको पता चलना चाहिए कि उसकी साख्त या उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कैसी है। हम इतना दूर क्यों जाए? ये वही एलजी साहब हैं ना जो कहते थे कि मेरे पास 90% या 80% लोग आए जो यहाँ इलेक्शन नहीं चाहते थे। ये वही लोग हैं जो अभी बादशाह की कुर्सी पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ हुकूमत देना नहीं चाहते थे लोगों को। तो उन ऐसे लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करें? लेकिन जहाँ तक आपका इनिशियल का सवाल था कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं जड़ीबल के या जिनसे मैं मिलता हूँ, जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा अपनी शिनाख्त वापस चाहता है और वो अव्वल है। यहाँ बिजली भी अहम है, यहाँ पानी भी अहम है, यहाँ सड़कें भी अहम है, यहाँ नौकरियाँ भी अहम है, हर कोई चीज़ अहम है। लेकिन आज के जो चाहे वो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो ये समझते हैं कि हमसे छीना गया 2019 में, वो हमारे कंसेंट हमारे मैंडेट के बगैर छीना गया, हमसे पूछा नहीं गया। यही लोग जो दिल्ली में बेताज बादशाह बैठे हैं, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर की जो आन बान शान है उसको छीन के ये तासुर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। मुझे लगता है जिस तरह हमारे मंशूर में हमने अपनी 12 गारंटीज़ में सबसे पहली गारंटी जो है उसमें यहाँ का पॉलिटिकल, लीगल और जो हमारे से छीना गया वो सब कुछ वापस दिया, वो हमने नंबर 1 रखा है और उस चीज़ को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। सर, आपने यहाँ की शनाख्त के बारे में बात की, वहीं कल इंजीनियर रशीद जो एक लंबे अरसे के बाद जेल से बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला या महबूब मुफ्ती जो हैं वो हमें रास्ता बताते हैं कि किस तरीके से इसको वापस लाया जाता है, या जिनके साथ वो इस वक्त अलायंस में यानी कांग्रेस के साथ हैं, अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसको रखती है तो वो सारी सीटें छोड़कर उनके पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब है कि ये बेसूद सी बातें हैं जो हवा में उड़ाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है। हैरानी की बात है, जो बीजेपी वाले कहते हैं वही इंजीनियर रशीद साहब बोलते हैं। यही बात कुछ टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स थे कि अगर कांग्रेस ये करे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बताए। सर, ये 70 साल लगे बीजेपी को वो करने को जो उन्हें 2019 में किया। हम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रहे हैं? और जहाँ तक हमारी बात है, हम वो वाहिद तंजीम है जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ गए कि उसको वापस बहाल करे। और मैं आपको रास्ता बताता हूँ। रास्ता ये है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, और हम चाहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी आए ताकि हम रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट को ये बोलें हमारा कश्मीरी डिवाइड नहीं है, आज कश्मीरी अलग नहीं है, कश्मीरियों को जो 2019 में है वो गलत किया, आज जो लोगों का मैंडेट है वो ये चाहता है कि 2019 जो हुआ वो गलत है, हमको अपना 370-35 से वापस दीजिए। वो है रास्ता। लेकिन उसमें अड़चन कौन ला रहे हैं? ऐसे वाले लोग जो इस वक्त अचानक मैदान में आए हैं
वोट डिवाइड करने आए हैं और एक ही मकसद से आए हैं। किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये वोट है, जो आज एक हवा है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो, 370 वापस हो, उसमें रुकावट और रोड़े अटकाए। और वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एनसी के ही 2 कैंडिडेट उठे हैं, वही और आपस में खेलें और फिर एक जीत जाए और ये सारा ही अपने ही घर में रहे। तो कितने हज़ारों हमारे नौजवान बंद हैं जेलों में, हज़ारों में, क्यों नहीं कोई छुटा इन दिनों? क्यों नहीं? वो भी तो वही लोग हैं। कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो अभी जेलों में, उनको क्यों नहीं किसी ने छोड़ा? लेकिन एक वाहिद आदमी है जो अचानक छूटता है और उसका वर्डिक्ट आता है कि 2 अक्टूबर तक वो खुला है। क्यों? 1 अक्टूबर में लास्ट इलेक्शन है आपका। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जावेद, ये कोई जिसको कहते हैं तिलिस्मी चीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल जम्मू कश्मीर का बाशिंदा सोचे, एक आदमी को मैदान में लाया है 2 अक्टूबर तक ताकि वो किसी तरीके से लोगों को गुमराह कर सके, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बुरा नाम दे और अपने आप को होलियर देन दाव बताए। अब मैं आपको बताता हूँ, उनकी कोई तंजीम नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार जब कोई बना वो बिका। ये जानता है कि इंजीनियर रशीद को कल वापस जेल में लेंगे। उन आज़ाद उम्मीदवारों को क्या होगा वो जानते हैं ना। जब वो महाराष्ट्र जैसे एक स्टेट तोड़ चुके बीजेपी वाले, ये कौन सी बड़ी बात है आज़ाद लोगों को तोड़ना? तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि लोगों को आज समझना है कि ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से दरार डालना चाहते हैं वोटर्स के दिमागों में, ये वोटर्स के मैंडेट में, और किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो ये होगा, जम्मू में कहीं ऐसा चीज़ नहीं है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट टूटता है वो सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा बोलता है, अगर नहीं टूटता है वो सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा बोलता है। और हमारा मंशूर में ये वाजिया है कि हमारा जो प्रोग्राम है, अगर हमारा मंशूर ऐसे हवा में होता तो इस मुल्क के होम मिनिस्टर या स्मिता ईरानी या बीजेपी के जो ये लीडर हैं बौखलाए नहीं गए होते। पहली बार किसी स्टेट का मैनिफेस्टो यहाँ के होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया। ये चीज़ समझ आनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों। तनवीर साहब, आपने कहा कि वो उन्हें वोट डिवाइड करने के लिए भेजा गया, लेकिन जब यही सवाल उनसे कल पूछा गया तो वो कहते हैं कि आप ये बताएं कि कामयाब होकर कौन आया। यानी उनके कहने का मतलब है नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने उन्हें वोट दिया है, 2 लाख वोट से वो जीते हैं। दैट मीन्स कामयाब वो हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका वोट काटने के लिए जा रही है, वो नहीं जा रही। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज तक हमें लगता था कि ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उन लोगों ने जीता। जब 2 बच्चे और माँ बाहर निकल के कहती है आप वोट डाल के मेरे वालिद साहब को छोड़ दीजिए, इमोशंस जाग जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, जिस आदमी को पार्लियामेंट में डालने नहीं दिया, ऐन मौके पे उसको मैदान में डाला, और आप देखिए नॉर्थ कश्मीर ने आज वो अनंतनाग जा रहे हैं, कल वो बाकी जगह जाएंगे, सिर्फ एक ही मकसद कि किसी तरीके से जहाँ जहाँ एनसी का बेल्ट है उसको तोड़ के ये एक तासुर दे। नहीं तो मुझे खुदा के लिए बोलिए, आम आदमी स्टेटस अपडेट नहीं कर सकता है, ये आदमी कल बड़ी बड़ी बातें करने लगा। क्यों? मतलब मैं कहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। कश्मीरी लोगों को अपने दिमाग से सोचना चाहिए। एक आदमी जो अचानक मैदान में आकर वो बातें बोलता है जो उसको पता है कि लोगों को कैसे गुमराह करना है, एग्जैक्टली वही बात है। फटी हुई चप्पल, वही पुराना कांटस, लोगों को गुमराह करने के लिए, और कोई भी इसमें दो राय नहीं। इसीलिए हक हर किसी को है जमहूरियत में उतरना, लेकिन जहां उनको जम्मू जाके हिंदू बेल्ट में ये बोलना चाहिए बीजेपी को वोट मत डालो, क्योंकि कश्मीर में तो हम सब मुसलमान हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। उनको जम्मू में जाना चाहिए, जम्मू सिटी में, और बोलना चाहिए कि बीजेपी को वो कश्मीर में आते हैं उसी सीटों में जहां एनसी का जोर है। बट मुझे लगता है लोग समझ रहे हैं, उनका ये सारा एजेंसी का काम समझ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोगों से मिलेगी। सर, अपने कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो आप ही के जो हरीफ हैं, जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं जुनैद अजीम मत्तू, जो कि फॉर्मर मेयर रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों कहा कि एनसी ये ऐसा समझती है कि सिर्फ एनसी के ही 2 कैंडिडेट उठे हैं, वही और आपस में खेलें और फिर एक जीत जाए और ये सारा ही अपने ही घर में रहे। तो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वो लेबल कर रहे हैं, या तो ये प्रॉक्सी पार्टीज़ है, या तो ये फिर जो है देखिए, मैं वोट डिवाइड करने। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जमहूरियत में हर एक का हक है कि वो लड़े, हर एक का हक है लोगों के पास जाके लोगों से वोट मांगे। मेरा सिर्फ एक चीज़ कहना है, आप ये जिस इंसान की आपने बात की, आप उसका सिर्फ 1 साल का पुराना उसका
तरीक़ेकार देखिए। ये वही आदमी है जो बीजेपी के गुण गाता था जब तक बीजेपी का उसको ये था। एलजी साहब तो जनाब उसके सारे फेवरेट थे। हर कोई चीज़ वो बीजेपी से उठते बीजेपी करता था, शाम को बीजेपी। अचानक वो मुसलमान बन गया, अचानक उसको, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर उसको ईमान आ गया है, लेकिन ये ईमान लोग जानते हैं वो इसीलिए आए क्योंकि इलेक्शन, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये वही वाहिद आदमी है जिसने लगभग शिया सुन्नी के बीच में एक फसाद उठवाया। अब मैं किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हक उसका भी है, वो जाएं लोगों में, मेरा भी हक है लोगों में जाना। सिर्फ गर्ज ये है कि अचानक दो लोग मैदान में उतरते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ा खैर खा समझते हैं। जो कल डाउनटाउन में कहते थे कि ये सब ड्रग एडिक्ट्स हैं, आज वो डाउनटाउन वालों को कहते हैं बहुत सही आदमी। इलेक्शन उनका मकसद ही है, इनको लाया ही गया है मैदान में कि ये वोट डिवाइड करे। और आज की डेट पे जब लोग एलसी को चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है, उन लोगों को उतारो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ काम किया है ताकि वो वोट डालें। लेकिन वोट आज का है, सेंटिमेंट पे है। लोग समझते हैं कि कौन किसके कमरों में, किसके घरों में बैठा हुआ करते थे। तो हमको इंडिविजुअली मेरा किसी के खिलाफ नहीं है, बट इलेक्शन आए, लड़े, जो लोगों के साथ कनेक्टेड होगा वही जीतेगा। मुझे पूरा यकीन है, मैं वो उड़ता पंछी नहीं हूँ, जब इलेक्शन आए तब रहूँ, नहीं होगा तो मैं उड़ जाऊँ। मेरा आप देख लीजिएगा पिछले 15 साल का मैं कनेक्टेड रहा हूँ जेडीबल के साथ और उसी मकसद से लोगों के पास जाके अपना वोट मांगता हूँ। जुनैद अजीम मथू की बात हो रही है तो उन्होंने ये भी कहा था, जब आप अभी कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तनवीर सादिक से ज़रा ये भी पूछें कि वो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं और कहते हैं ये प्रॉक्सीज़ हैं, क्या तनवीर सादिक भी तब प्रॉक्सी थे जब वो पिछली दफ़ा इंडिपेंडेंट उठे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस? मैं कितने वोटों से हार गया जी? दो चीज़ें हैं। एक, जिस दिन मैं उतरा इलेक्शन में, आज से 18 साल पहले उतरा, तब 2019 ख़त्म नहीं हुआ था। हर एक का हक है लड़ना। तब मैं लड़ा था क्योंकि एक नौजवान को एक मौका लगा था कि मैं जाऊं, लोगों में जाऊं और लोगों से वोट मांगूं। और उस वक्त भी मैं मैदान में ये अपना एजेंडा लेकर उठा था। तब 370 की बात थी, तब 35A की बात थी, तब वकार की बात नहीं थी, तब डेवलपमेंट की बात थी। आज का वोटर, इसलिए ये हम कह रहे हैं प्रॉक्सीज, क्योंकि उनका मकसद ही है वोट तोड़ना। मेरा मकसद वो नहीं था। हाँ, 18 साल पहले मैं 25 साल का था। 25 साल का लड़का शायद जज्बातों में आकर कुछ, वो क्या, वो जज्बात में शायद तब इमेच्योर था। बताए जुनैद मथू कि वो इमेच्योर है, मैं मान जाऊँ, वो इमेच्योर नहीं है ना। वो तो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करने की बात भी वो करते हैं। कौन? वो करे ना कुछ, जो देखिए आदमी कुछ भी कर सकता है। वो कल आरएसएस भी यहाँ खड़ा कर सकता है, वो कल जनसंघ भी खड़ा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी लोगों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए मेरे जो दोस्त हैं कुछ भी करेंगे। और जब बौखला जाते हैं कोई, तो वो ये सब चीज़ें करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, मुझे इंडिविजुअली इन लोगों के कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लड़े इलेक्शन की जो खूबी है, खूबसूरती है कि लोगों के पास जाके अपनी बात, अपने मंशूर रखें। फिर देखें 25 को कौन किसको वोट डालते हैं और 8 अक्टूबर को किसका रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी बात यही है। तो तनवीर सादिक साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इससे पहले भी जीते हुए हैं, इससे पहले भी लड़े हुए हैं, यहाँ जो फॉर्मर मेयर रहे हैं वो भी कहते हैं कि उनका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो खुद को आप मानते हैं कि यहाँ पे कोई है जो आपको कंपटीशन दे सके? ऑनेस्टली हम शायद 10 कैंडिडेट्स लास्ट हैं इसमें। मैं 9 के 9 कैंडिडेट्स को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ। एक वोट भी आज अहम है और मैं हर एक वोटर के पास जाके ये समझा रहा हूँ कि आज का वोट कितना अहम है और आज का वोट डिवाइड ना हो। कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के, अपना 100% दे के लोगों के पास जाऊँ। फिर लोग मालिक हैं, लोग डिसाइड करेंगे कि क्या उनको एक सही रास्ता, एक मुस्तकबिल, एक अपनी शिनाख्त वापस चाहिए या एक आध MLA चाहिए जो सिर्फ उस वक्त आए जिस वक्त इलेक्शन हो। लोगों तक है। आप अपनी कोशिश कर रहा हूँ और जितना मुझे ग्राउंड से प्यार मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, और वो हर एक जगह से,
ये जो किसी तरीके से फ़िरका वाराना बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अक्रॉस बोर्ड मेरे इस इलाके में 147 मोहल्ले हैं, हर एक मोहल्ले में मैं गया हूँ और रिस्पॉन्स अमेजिंग है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जब वोट आए लोग सही वोट चुने, सही लोगों को चुने, न कि सिर्फ ज़ेडीबल में और पूरे जम्मू कश्मीर, ताकि हमारी बात, हमारा जो मैंडेट है वो कहीं डिवाइड ना हो। सर एक आखिरी सवाल है, क्या आपने सेक्ट्स की बात की, ज़ेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह से हम जानते हैं कि इसमें 50-50% जो है पॉपुलेशन है वो दोनों सेक्ट्स की है, तो क्या आपको लगता है कि जो सेक्ट है वो एक फैक्टर हो सकता है? नहीं, इसमें 50-50 नहीं, ये भी एक गलत नैरेटिव मेरे मुखालफुन में। इसमें है लगभग 65-35 है या 60-40 ऐसा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्ट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ती है। अगर ऐसी बात होती, आगा रूहुल्लाह साहब को 4 लाख वोट आए अपार्ट फ्रॉम अपना वोट, वो जीते। इसीलिए हमारा जब कैंडिडेचर होता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये फ़लानी है, ये फ़लानी है, इसलिए होता है जिसने मेहनत की होती है मार्केट में। हम भी ये इलेक्शन किसी सेक्ट के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन अपने मंशूर पे लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और हर एक जगह हम यही बात आगे तक पहुंचाएंगे। फिर लोग मालिक हैं, जो जिसको वो वोट करे। हमारा 100% रहेगा और मुझे पूरा यकीन है लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनेंगे। सर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हमने अभी कुछ देर पहले उनसे बात की, तो उनका भी एक कहना है कि इससे पहले जो आगा रूहुल्लाह साहब को वोट्स पड़े, बड़ी तादाद में लोगों ने उसको वोट्स करे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं किए गए बल्कि उनकी ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा साहब कैंडिडेट थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुना उनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर एक वोटर ने उसको चुना, हर एक लोगों ने उसको चुना। अब ये जानबूझ के ये जो क्रिएट क्या, मैं कह रहा हूँ ना, ये जो लोग हैं इनको लाया ही गया है ये तफरकात लोगों में डालने का, सेक्ट्स के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे। बट ठीक है, पॉलिटिक्स है, बट मुझे लगता है आज की डेट पे वो पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाले। आज की पॉलिटिक्स इसके फार बियॉन्ड है, और वही चीज़ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वही चीज़ हम लोगों तक समझा रहे हैं कि आज का वोट कितना है। मैं बाकी सियासत है, वो कुछ भी बोले, मैं एक भी कैंडिडेट में, शायद आज पहली बार मैंने अपने कैंडिडेट्स के बारे में बात की होगी, नहीं तो मैंने कभी किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बोला, ना अपनी स्पीच में नहीं। लड़े, फिर देखें क्या होता है। सर एक आखिरी सवाल, तनवीर सादिक को अगर यहाँ की आवाम कामयाब करती है और वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो टॉप प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी तनवीर सादिक की इस कॉन्स्टिट्यूंसी को? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जिनने मंशूर अपना नोटिफिकेशन से पहले निकाला, और मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसने बाज़ाब्ता 5 पेजों का मैनिफेस्टो निकाला, हर एक गली, हर एक कोचा, हर एक सड़क, और हर एक वो चीज़ जो हम ज़ेडीबल में कर सकते हैं। मुझे पता है, मैं जुड़ा हूँ लोगों के साथ। मैं इतना लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ, जहाँ बिजली अहम है, जहाँ पानी अहम है, क्योंकि मेरा ये जो कंस्टिट्यूंसी है इसमें 70% टूरिज़म रिलेटेड है, जहाँ हाउस बोट्स की, शिकाराज की, कम्युनिटी हॉल्स की, पार्क्स की, फायर सर्विसेज की, बेरोज़गार की बात है। मैं उनको एश्योर करता हूँ कि हमारा वोट बीजेपी के ख़िलाफ़ होगा, हमेशा होगा, और हमारा जो शिनाख्त लिया गया है, मेरा भी उतना ही इसमें कंट्रीब्यूशन होगा जितना हर एक मेंबर का। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अपनी जो बात है वो हर एक ऐवान में पहुंचाए, कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो एहसास आता है उनको वो वापस दिया जाए, उनके हुकूक वापस दिया जाए। हर एक चीज़ को मैं कोशिश करूंगा कि ज़ेडीबल को एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाए, पूरी कोशिश करूंगा कि अपना 100% देकर इसको एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी बनाऊं जिसमें ये फ़िरका वाराना बातों पे, मोहल्ला वाइज लड़ाई ना हो, एक कंस्टिट्यूंसी हो जो मॉडल कंस्टिट्यूंसी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।